नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और राज्यपाल धनखड़ के बीच बढ़ती तल्खियों की। महाराष्ट्र में राज्यपाल पर शिवसेना के तंज की। जानेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी में क्यों बढ़ा डर। ओडिशा और पश्चिम बंगाल को क्यों डरा रहा है यास। बात करेंगे किसानों के साथ विपक्ष की एकजुटता की। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 जून को प्रतिबंधों से मिलने वाली छूट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्लैक फंगस को लेकर दिया बड़ा बयान। ब्लैक फंगस संक्रामक बीमारी नहीं, इम्यूनिटी की कमी है वजह। 13 राज्य ब्लैक फंगस को कर चुके हैं महामारी घोषित। शुरू हुआ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में उत्पादन। आरडीआईएफ और पैनेसिया बायोटेक ने किया शुरू। भारत की पैनेसिया बायोटेक अब हर साल देश में बना सकेगी 10 करोड़ डोज। मुश्किल में फंसे गौतम गंभीर, दवा बांटने के मामले में हाईकोर्ट सख्त। अदालत ने पूछा क्या ये तरीका सही है। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 112 अंकों की बढ़त के साथ 50,652 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 23 अंकों की बढ़त के साथ 15,198 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ममता सरकार के 2 मंत्री नजरबंद हो चुके हैं। राज्यपाल कई बार ममता सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। अब टीएमसी की ओर से राज्यपाल को जेल भेजने की बात कही जा रही है। तो क्यों राज्यपाल को जेल भेजने की हो रही है बात, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस समय कई परेशानियों से घिरी हुई हैं। महामारी की लहर से तो राज्य जूझ ही रहा है। चुनावों बाद टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में होने वाली लड़ाई भी राज्य की छवि खराब कर रही है। सरकार के 2 मंत्री नजरबंद हैं तो तूफान यास राज्य में दस्तक देने की तैयारी में है। यानी साफ है कि ममता के लिए मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। धनखड़ की मंजूरी के बाद ही टीएमसी के 2 मंत्री और 1 विधायक नजरबंद किए गए हैं। राज्यपाल पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और ममता सरकार को असफल बताने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं, जिससे टीएमसी में नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही है। टीएमसी की ओर से राष्ट्रपति और पीएम को पत्र लिखकर जगदीप धनखड़ को बंगाल के राज्यपाल पद से हटाने की मांग की गई है। टीएमसी नेताओं को ये मालूम है कि उनकी मांग भले ही जायज हो, लेकिन धनखड़ को हटाना आसान नहीं है। इसीलिए अब टीएमसी ने सीधे राज्यपाल को ही निशाने पर ले लिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल सुबह से शाम तक तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने ममता सरकार के 2 मंत्री सहित 4 नेताओं की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई। राज्यपाल खुलकर राजनीति कर रहे हैं। मैं संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानता हूं, जिसमें कहा गया है कि किसी राज्यपाल के खिलाफ राज्य कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि उन क्षेत्रों में पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं जहां राज्यपाल के कारण स्थिति खराब हुई हो। जब धनखड़ राज्यपाल नहीं रहेंगे तब उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उन्हें जेल भेजा जा सकता है। इसके साथ ही टीएमसी ने यह भी दावा किया कि राज्यपाल ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है और अपने दौरे के दौरान केवल भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से मुलाकात की। कल्याण बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आंसू एक अक्षम व्यक्ति को सत्ता में बने रहने में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो महामारी में स्थिति को संभालने में विफल रहे हैं। अधिकांश भारतीय 2024 में देश के दूसरे स्वतंत्रता दिवस के सवेरे का इंतजार कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी का इशारा सीधे सीधे शुक्रवार को हुए पीएम मोदी कार्यक्रम की ओर था, जिसमें पीएम स्वास्थ्य कर्मियों से बात करते करते भावुक हो गए थे। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल को लेकर टीएमसी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार फैसले लेती है, राज्य का मंत्रिमंडल उस पर मुहर लगाता है, लेकिन फाइल राजभवन पहुंचकर लटक जाती है। ऐसी ही एक फाइल को राज्यपाल ने 6 महीने से मंजूरी नहीं दी है, जिस कारण से 12 नेता एमएलसी पद की शपथ नहीं ले पा रहे हैं। और अब इस मामले में नई जानकारी सामने आई है, जिसके बाद शिवसेना ने राजभवन पर सख्त टिप्पणी की है। तो क्या कहा है शिवसेना ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक बार फिर शिवसेना के निशाने पर हैं। इस बार मामला राज्यपाल कोटे से नियुक्त होने वाले एमएलसी की सूची का है। ये नाम राज्य सरकार की सहमति से तय होते हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से 12 एमएलसी सीटें भरी जानी हैं और राज्य सरकार इनके लिए नामों की सूची राज्यपाल को भेज चुकी है।
आमतौर पर राज्यपाल कुछ ही दिनों में इस पर फैसला ले लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल 6 महीने से इस सूची पर कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। मामला बंबई हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि न तो राज्यपाल ने नामों को मंजूरी दी है और न ही नामंजूर किया है। राज्यपाल निर्णय नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर शिवसेना में नाराजगी देखी जा रही है। सामना में इसे लेकर राज्यपाल पर तंज कसते हुए शिवसेना ने लिखा, वरिष्ठों का व मेहमानों का सम्मान करना महाराष्ट्र की परंपरा है। अच्छों के लिए हम सब कुछ समर्पित कर सकते हैं, लेकिन खराब लोगों को सजा भी देते हैं। ये भी हमारे संत सज्जन हमसे कहकर गए हैं। राज्यपाल को करने के लिए कई काम हैं। फाइलों पर बैठे रहने की बजाय ये काम करने से उनका नाम रोशन होगा। मंत्रिमंडल बहुमत से निर्णय लेकर एक फाइल राज्यपाल के पास भेजता है, वह राज्यपाल 6 महीने उस पर निर्णय नहीं लेते हैं। इसे मंद गति कहा जाए या कुछ और। शिवसेना ने कहा कि 6 महीने हो चुके हैं और राज्यपाल 12 नामों पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। राज्यपाल निर्णय लेने को तैयार नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी राज्यपाल से सवाल पूछा है। शिवसेना ने कहा कि अब तो फाइल प्रकरण का रहस्य और भी गहराता जा रहा है, क्योंकि 12 लोगों के प्रस्तावित नामों की सूची वाली ये फाइल राज्यपाल सचिवालय से अदृश्य होने की जानकारी सामने आई है। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने इस संदर्भ में जानकारी मांगी थी, लेकिन जो जानकारी दी गई है वो हैरान करने वाली है। कहा गया है कि ऐसी कोई फाइल या सूची उपलब्ध नहीं है। ये तो हैरान करने वाला मामला न होकर सीधे सीधे भूतों वाली हरकत ही है। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है, इसमें भूत प्रेत जादू टोना के लिए स्थान नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की परेशानी राज्यपाल ने बढ़ा रखी है। सरकार के फैसलों पर राज्यपाल बहुत धीमी गति से निर्णय लेते हैं, लेकिन यूपी में तो योगी सरकार के लिए अब धीमी गति से निर्णय लेने का वक्त भी नहीं बचा है। विधानसभा चुनावों में 10 महीने भी नहीं बचे हैं और सरकार की लोकप्रियता तेजी से घटती जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही सांसद और विधायकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी की चिंता है कि यूपी हारे तो दिल्ली भी हार जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। महामारी की दूसरी लहर में भारत की एक ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने आई जहां लोग सिर्फ परेशानी में ही दिख रहे हैं। जिंदगी से लड़ने की बात हो या फिर जिंदगी जाने के बाद अंतिम संस्कार की, हर जगह मजबूरी, मायूसी और हताशा ही दिखाई दे रही है। विदेशी मीडिया ने इसे लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभी हाल ही में एक सर्वे में सामने आया था कि पीएम की लोकप्रियता करीब 22% कम हो गई है। बीजेपी जो हर चुनाव चाहे वो बड़ा हो या छोटा, पीएम मोदी के नाम पर ही लड़ रही है। ऐसे में पीएम की लोकप्रियता घटना बीजेपी की हार का संकेत मिलना माना जा रहा है। इसके लिए बीजेपी और संघ की ओर से तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि पीएम की लोकप्रियता को फिर से बुलंदियों पर पहुंचाया जा सके। फिलहाल बीजेपी और संघ इसमें सफल होते नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी की चिंता सिर्फ पीएम की लोकप्रियता नहीं बल्कि 10 महीने बाद होने वाला यूपी विधानसभा चुनाव भी है। यूपी में किसान आंदोलन तो योगी सरकार की परेशानी पहले से ही बढ़ा रहा था। महामारी से लड़ने में योगी सरकार की असफलता ने इसे और बढ़ा दिया है। सरकार के दावों पर जितने सवाल विपक्ष ने उठाए, उससे ज्यादा सवाल बीजेपी के विधायक और सांसदों की ओर से उठाए गए। विधायक तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि कुछ बोला तो मेरे लिए ही मुश्किल आ जाएगी। एमएलए हुआ तो क्या हुआ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। हरदोई से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश का दावा है कि आम लोगों की बात तो दूर, वीआईपी समझे जाने वाले लोगों की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। श्याम प्रकाश अकेले बीजेपी विधायक नहीं हैं जिन्होंने योगी सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी मुख्यमंत्री और सरकार के प्रमुख लोगों को पत्र लिखकर अव्यवस्था की ओर इशारा कर चुके हैं। बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह भी सरकार के प्रति नाराजगी जता चुके हैं। फिरोजाबाद जिले के जसराना से भाजपा विधायक राम गोपाल लोधी की पत्नी को इलाज के लिए 8 घंटे इंतजार करना पड़ा था। कुछ विधायकों और कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक तौर पर असंतोष व्यक्त किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच व्यापक स्तर पर नाराजगी है। सीएम योगी को भी जमीनी हालात का अंदाजा हो गया है। वो राज्य के दौरे पर निकल पड़े हैं। स्थिति को संभालने की कोशिश में संघ भी जुट गया है, लेकिन जनता और पार्टी के विधायकों और सांसदों की नाराजगी आसानी से दूर होती नहीं दिख रही है। चिंता में सिर्फ योगी सरकार नहीं है, इस वक्त पूरा देश चिंता में है, क्योंकि तूफान यास अब 48 घंटे में ओडिशा और पश्चिम बंगाल पहुंचने वाला है। 180 की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की संभावना से ही लोगों को डर लग रहा है। वैसे केंद्र और राज्य की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान ताउते का असर भारत के दक्षिणी पश्चिमी राज्यों गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में देखने को मिला। अब एक दूसरा चक्रवाती तूफान यास पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दस्तक दे चुका है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है और बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में 26 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा तटों को पार करेगा।
चक्रवात के कारण 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। इस चक्रवात से निपटने के लिए केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी तैयारी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने के लिए रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र सरकार की एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की और समुद्री गतिविधियों में शामिल लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। पीएम मोदी ने अधिकारियों से राज्यों के साथ करीबी समन्वय स्थापित करके काम करने को कहा ताकि अत्यधिक जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। यास पर इस समय पूरे देश की नजरें टिकी हैं। ये बड़े तूफान का रूप ले चुका है और ये 26 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा पहुंच सकता है। 26 मई पर नजरें किसानों की भी हैं और विपक्षी दलों की भी, क्योंकि इस दिन किसानों ने देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। 12 विपक्षी दलों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन भी किया है। तो किस किस दल ने किया किसानों के आंदोलन का समर्थन, देखिए ये रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन में राजनीतिक दल भी साथ आ गए हैं। किसान भले ही अपने मंच पर नेताओं को न आने दे रहे हों, लेकिन कांग्रेस सहित देश भर के 12 विपक्षी दलों ने 26 जनवरी को होने वाले प्रदर्शन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। किसानों का समर्थन करने वालों में 5 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। विपक्षी दलों ने एक संयुक्त पत्र जारी किया है जिसमें किसानों की मांगों का समर्थन किया गया है। इस पत्र पर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, जेडीएस अध्यक्ष HD देवेगौड़ा, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, डीएमके महासचिव और तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन, जेएमएम नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई के महासचिव डी राजा के हस्ताक्षर हैं। विपक्षी दलों द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि हम किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत देशव्यापी प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हैं। केंद्र सरकार को अड़ियल रवैया छोड़कर इन मुद्दों पर किसान मोर्चा से फिर से वार्ता शुरू करनी चाहिए। हमने 12 मई को संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि महामारी से हमारे लाखों अन्नदाताओं को बचाने के लिए कृषि कानून निरस्त किए जाएं, ताकि वो अपनी फसलें उगाकर भारतीय जनता का पेट भर सकें। हम कृषि कानूनों को तत्काल निरस्त करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अमली जामा पहनाने की मांग करते हैं। किसान पिछले साल सितंबर में संसद से पास हुए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर सिंगूर, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और 26 मई को इस प्रदर्शन को 6 माह हो जाएंगे। किसानों के कई जत्थे दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो कई किसान दिल्ली की ओर चल दिए हैं। 26 मई के प्रदर्शन ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। किसान पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो महामारी को लेकर पूरी सतर्कता बरतेंगे। महामारी की दूसरी लहर ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, खासकर प्रवासी मजदूरों को। प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार भी लगाई। तो क्या कहा कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की हालत को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। आज जब केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया तो कोर्ट की उसे फटकार सुनने को मिल गई। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, आपको सुनवाई से एक दिन पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आपने इसे अभी किया है। प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर कोर्ट ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार और प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उन्हें योजनाओं का फायदा नहीं मिल सकता। कोर्ट ने कहा कि अभी कामगारों को सरकार के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार मजदूरों के पास जाए और उनका रजिस्ट्रेशन करे। प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी है, इसे तेज किया जाना चाहिए। हम असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों के पंजीकरण के मुद्दे पर केंद्र राज्यों के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मजदूर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते उनके पास सरकार को खुद पहुंचना चाहिए। योजनाएं तो मौजूद हैं, लेकिन निगरानी कौन करेगा? क्या नोडल अधिकारी रिपोर्ट कर रहे हैं और किसको रिपोर्टिंग करते हैं? और बुलेटिन के आखिर में बात लॉकडाउन के बाद अनलॉक की तैयारी की। पिछले साल महामारी ने भारत में दस्तक दी थी और मार्च के महीने में पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था। संक्रमण के मामले पहले बढ़े और एक दिन में 1 लाख के करीब मामले मिलने लगे, लेकिन फिर स्थिति नियंत्रण में आती चली गई और लॉकडाउन भी हटा लिया गया। 1 साल बाद मार्च के महीने में ही संक्रमण की दूसरी लहर ने दस्तक दी और अप्रैल में अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया।
मई में तो पूरे भारत में ही पाबंदियां लगा दी गईं, लेकिन अब 1 जून से फिर से इन पाबंदियों में छूट की शुरुआत हो रही है। तो किन राज्यों में मिल सकती है छूट और कहां रहेगी अभी सख्ती, देखिए ये रिपोर्ट। मई के महीने की शुरुआत में संक्रमण के रोज मिलने वाले मामले दुनिया में रिकॉर्ड बना रहे थे। भारत में एक दिन में 4.25 लाख के करीब मामले मिलने लगे थे। हालत ये थी कि दुनिया का हर दूसरा नया संक्रमित व्यक्ति भारतीय था। लेकिन मई में ही राहत भरी खबर मिलना भी शुरू हुई। मामले धीरे धीरे कम होने लगे हैं और रोज मिलने वाली ये संख्या अब 2.25 लाख के करीब पहुंच चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि महीना समाप्त होते होते ये 1 लाख के करीब पहुंच जाएगी। कई राज्यों में तो मामले बहुत तेजी से गिरे हैं, लेकिन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में स्थिति अभी खराब बनी हुई है। जिन राज्यों की हालत सही होती दिख रही है, वहां 1 जून से छूट मिलने के संकेत मिलने लगे हैं। मध्य प्रदेश 1 जून से राहत देने का ऐलान कर चुका है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी कह चुके हैं 1 जून से कुछ पाबंदियां हटाई जाएंगी। यूपी में भी पाबंदियां कम की जाएंगी। दिल्ली में 1 जून से दिल्ली मेट्रो शुरू हो सकती है। सार्वजनिक स्थानों पर सीमित मेहमानों के साथ शादी समारोह की इजाजत मिल सकती है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश के साथ बाजार खोले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि वो 1 जून से प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन 25% कर्मचारी ही आ सकेंगे। बाजार और परिवहन सेवा कुछ शर्तों के साथ शुरू हो सकती है। बात यदि उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ महामारी के अलावा ब्लैक फंगस ने भी लोगों को डरा रखा है। महामारी के मामले कम आए हैं, इसीलिए यूपी में सख्त निर्देशों के साथ बाजार और ऑफिस खोलने की छूट दी जा सकती है। राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार सरकार ने लॉकडाउन को जून तक बढ़ा दिया है, इसीलिए यहाँ 1 जून को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट 9% है और राज्य के गृह मंत्री अनिल विज साफ कर चुके हैं कि जब तक ये 5% तक नहीं आएगी, प्रतिबंध से छूट नहीं मिलेगी। बात दक्षिण के राज्यों की करें तो यहाँ अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है, इसीलिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में किसी तरह की छूट की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र में लोकल ट्रेन शुरू हो सकती है। कुछ जिलों में बाजार खोले जा सकते हैं। इससे ज्यादा छूट अभी राज्य सरकार देने को तैयार नहीं है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।